हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आपके सामने फिर से प्रस्तुत है आपका दोस्त देव। इस बार कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है दोस्तों। उसका कारण था मेरा एग्ज़ाम में संलग्न रहना। मुझे दूर तक जाना था दोस्तों, और मेरा सेंटर काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी जगह पे था, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था और सफ़र का थकान भी है, आज ही वापसी हुई है। लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे आप लोगों से बातें करना था और मैं इस पैशन को मिस कर रहा था। तो जैसे ही मुझे वक्त मिला है तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने इस शानदार अद्भुत कहानी के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ जाए, आप लोगों से बातें की जाए और इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए कि आखिर इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आप लोग को पता है कि इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि चित्रलेखा जो इसकी मेन नायिका है, उसके बाद बीसगुप्त हैं, उसके बाद फिर कुमारगिरी हैं, और उसके बाद श्वेतांक और एक और जो उनके कुमारगिरी के शिष्य हैं। तो ये 4-5 कैरेक्टर मुख्य रूप से हैं। अभी पुराने समय पे तो आप सब ने जान सुन लिया है कि आखिर चित्रलेखा कौन है, कुमारगिरी कौन है और बीजगुप्त कौन है। लेकिन एक नई एंट्री यहाँ पे हो रही है जिनका नाम है मृत्युंजय। ये मृत्युंजय कौन है? मृत्युंजय हैं एक सामंत, जैसे बीजगुप्त हैं, लेकिन मृत्युंजय चारित्रिक रूप से एक बहुत ही महान इंसान है। उनके आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उनका उनके समाज में अत्यधिक सम्मान किया जाता है। सामंतों के बीच में वो पूजित हैं और ऊंचा आसन रखते हैं। ऐसे में जो मृत्युंजय हैं, इतने अच्छे ऊंचे दर्जे के व्यक्ति प्रभावित हैं बीजगुप्त से। बीजगुप्त सामंत को देखकर उन्हें लगता है कि ये मेरा दामाद होना चाहिए। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम यशोधरा है। वो चाहते हैं कि यशोधरा की का विवाह बीजगुप्त जैसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए। जबकि उन्हें ये बात लोगों से पता चल चुकी है कि चित्रलेखा बीजगुप्त की सहगामी है, वो साथ साथ रहती है हमेशा। इसके बाद भी वो उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि बीजगुप्त चीज़ों को संभाल लेगा और मेरी बेटी चूँकि अच्छी है तो वो भी परिस्थितियों को मैनेज कर लेगी। तो ये कोई बुरी बात नहीं थी। एक पिता अपनी पुत्री के लिए सर्वोच्च वर की तलाश करता ही है। तो इस तरह का कथानक चल रहा था, लेकिन बीजगुप्त तो चित्रलेखा के बगैर कुछ सोच भी नहीं सकता था। और चित्रलेखा तो कुमारगिरी और बीजगुप्त के बीच में इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज है, लेकिन उसका झुकाव अब कुमारगिरी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। उसका कारण ऐसा है कि चित्रलेखा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसी महिला ज़रूर है जिन्हें लगता है कि जो सर्वोत्कृष्ट है वो उसका है। तो पहले बीजगुप्त जैसा सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व तो नहीं दिखा, तो बीजगुप्त की रहीं वो। लेकिन अब इस समय सभी पे डोमिनेट कर रहा है या सभी पे एक तरीके से भारी हैं, वो है कुमारगिरी। अब कुमारगिरी के तेज को देखकर चित्रलेखा मुग्ध है उन पर, और वो उनकी तरफ आकृष्ट हो रही है। ऐसे टाइम पे अब यहाँ पर है कि मृत्युंजय के यहाँ भोज हो ही रहा है और वहाँ ये सभी उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है आगे। मृत्युंजय के उस आलोकित भवन का आलोक वैसा ही रहा। सजीवता में कमी अवश्य हो गई थी। अनावश्यक अतिथियों के चले जाने के बाद नाटक के प्रधान अभिनेता ही रह गए। योगी, कुमारगिरी, विशाल देव, चित्रलेखा, बीजगुप्त और श्वेतांक, केवल इन्हीं व्यक्तियों को मृत्युंजय ने रोक लिया था। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद मृत्युंजय ने बीजगुप्त का हाथ पकड़ा। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, सामंत बीजगुप्त, इस उत्सव में एक बड़ा रहस्य छिपा था और उस रहस्य से तुम्हारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इतना कहकर उन्होंने यशोधरा की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देखा। बीजगुप्त के मुख का रंग उतर गया। चित्रलेखा मुस्कुराई, और मुझे पूर्ण आशा है कि मृत्युंजय की बात अस्वीकृत ना होगी। ये बात मृत्युंजय खुद बोल रहे हैं कि मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी बात अस्वीकृत नहीं करेंगे आप, और इस भोज के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से आप सबको बुलाया गया है। मृत्युंजय के भावों की था प्रायः सब व्यक्तियों ने पा ली थी कि मृत्युंजय आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। फिर भी बीजगुप्त ने कहा, देव, स्वीकार करना अथवा न करना प्रस्ताव की उपयुक्तता और परिस्थिति की अनुकूलता पर ही निर्भर होता है।
आपका प्रस्ताव जैसा होगा उसके अनुसार मेरा उत्तर भी होगा। बीजगुप्त भी समझ गया था कि कुछ तो बात ऐसी ही है, लेकिन फिर भी उसे और स्पष्ट करना चाह रहा था कि ठीक है, मैं किसी भी चीज़ का जवाब तुरंत हाँ नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा परिस्थितियों के बारे में, यदि मुझे ठीक लगा तभी मैं किसी भी बात के लिए हाँ करूँगा। तो मृत्युंजय ने कुछ देर तक सोचा। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। अब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। तो बीजगुप्त ने ये बात सुनी और बीजगुप्त ने सुना और चित्रलेखा की ओर तुरंत देखा। क्या उत्तर दे या वह निर्णय न कर सका। वो सोच नहीं पाया कि आखिर वो क्या निर्णय देते। ये बात ठीक थी, बिल्कुल सही थी कि शादी तो ही नहीं थी, पर साथ साथ बीजगुप्त के मतानुसार गलत भी थी, शास्त्रानुसार नहीं। तो बीजगुप्त ने जवाब दिया मृत्युंजय को कि शास्त्रानुसार नहीं। इस बार कुमारगिरी ने गंभीर स्वर में कहा, युवा, क्या शास्त्र अविहित भी विवाह हो सकते हैं? मतलब शास्त्र उसे नहीं मान रहे हैं और आप कह रहे हो कि विवाह है, तो ऐसा कोई विवाह तो होता नहीं है। बीजगुप्त ने कहा, स्त्री और पुरुष की के चिरस्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। हाँ, ये बात शायद मुझे लगता है ये लेखक की दूरदर्शिता है कि इन्होंने एक लिव इन रिलेशनशिप की संकल्पना तभी प्रस्तुत कर दी थी जब ये पुस्तक लिख रहे थे। बिल्कुल ये वही बात है। अब इस बात पर कुमारगिरी हंस पड़े। पर विवाह शब्द समाज द्वारा निर्मित है। शास्त्र स्त्री और पुरुष के संबंध को पवित्र बनाकर समाज में मान्य करा देता है। बीजगुप्त, तुम अर्ध सत्य की शरण ले रहे हो। ये बात कुमारगिरी कह रहे हैं बीजगुप्त से। बीजगुप्त ने उसी गंभीरता से कहा, योगीराज, सत्य आधा नहीं होता, वह पूर्ण होता है, पर यह तर्क वितर्क का समय नहीं है, इसलिए इस समय उत्तर देना अनुचित होगा। इतना कहकर बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, मैंने कहा था कि मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है, इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। लोक दृष्टि में मैं अविवाहित हूँ, पर मैं वास्तव में विवाहित हूँ। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणिग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूँ, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है। बीजगुप्त ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दिया कि मेरा चित्रलेखा के बगैर किसी और से विवाह करना असंभव है और मैं जिस तरह की परिस्थिति में हूँ एक तरीके से चित्रलेखा के साथ विवाह संबंध में हूँ, भले ही वो शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। अब ये बात उस व्यक्ति से ये बोल रहा है बीजगुप्त जो अपना दामाद बनाना चाहते हैं बीजगुप्त को। जिस समय बीजगुप्त यह कह रहा था उसकी दृष्टि नीचे थी। मृत्युंजय ने कहा, बीजगुप्त, तुम्हारा कहना संभव है, उचित तो हो। जिस समय लोग तुमको अविवाहित कहता है उस समय तुम अविवाहित हो। रही विवाह करने की बात, वहाँ तुमसे मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करा सकता हूँ कि विवाह पुत्रोत्पत्ति के लिए होता है और इसलिए आवश्यक है चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की संतान न होगी और न वह संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी ही हो सकती है। कभी इस पर भी विचार किया है? ये बात कुमारगिरी पूछ रहे हैं सामंत बीजगुप्त से कि भाई शादी आप लोग की नहीं हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी इस पहलू पे विचार किया है कि एक सामंत को पुत्र की ज़रूरत होती है ताकि उस सामंत शाही को आगे बढ़ा सके, और वो सामंत का पुत्र ऐसी महिला के साथ होना चाहिए जिसका पाणिग्रहण हुआ हो। ऐसी महिला के साथ उत्पन्न पुत्र जिसका पाणिग्रहण नहीं हुआ हो को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा आपके पुत्र के रूप में, तो ऐसे में तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ये बात कुमारगिरी बोल रहे हैं। अब वास्तव में बीजगुप्त ने इस पर विचार न किया था। बीजगुप्त ने इसका कोई उत्तर न दिया। यह उसके लिए बिल्कुल नई समस्या थी। मृत्युंजय इस बार चित्रलेखा की ओर मुड़े। देवी चित्रलेखा, तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझती हो। चित्रलेखा अभी तक मौन थी। इस बार उसने उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ,
तुम्हारा कहना सर्वथा उचित है। मैं समाजच्युत नर्तकी हूँ। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी परिस्थिति में मैं वह करने को प्रस्तुत हूँ जिससे बीजगुप्त का भला हो। पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी नर्तकी कुमारगिरी मुस्कुराए। अब मौका मिला कुमारगिरी को बोलने का, तो उन्होंने तुरंत बोला कि अच्छा तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, और ये कह के मुस्कुरा दिए। बड़ी विचित्र बात कह रही हो तुम संभवतः अपनी मनोवृत्ति को भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो, उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। अब देखिए, कुमारगिरी एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ तुरंत याद दिलाया उन्होंने कि तुमने तो कहा है कि तुम संन्यास लेना चाहती हो। तो कुमारगिरी की इस बात से बीजगुप्त चौंक पड़ा। उसने कहा, योगीराज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों बंधन में बांधने को बाध्य किया जा रहा है। अब बीजगुप्त को मौका मिला इस बात को बोलने का। इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का तो पालन करो ही। चित्रलेखा इस समय तक कुमारगिरी के कथन पर विचार कर रही थी। उसने कहा, योगी, एक प्रश्न और करूँगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो फिर इसी समय में तुम्हारी शिष्या हुई। अब वो तो उधर तो चित्रलेखा चाह ही रही थी कि कुमारगिरी उसे दीक्षित दीक्षित कर दें, और अब ये अच्छा मौका मिल गया। लेकिन कुमारगिरी संभवतः अब विचलित हो रहे हैं अपने मार्ग से। तभी वो चित्रलेखा के बारे में एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि तुम तो योग करना चाहती हो, तुम योगी होना चाहती हो, संन्यास लेना चाहती हो। अब देखते हैं आगे क्या बात है। इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो। ओके। चित्रलेखा इस समय तक कुमारगिरी कथन पर विचार कर रही थी। उसने कहा, योगी, एक प्रश्न और करूंगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? तो कुमारगिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। अब विशाल देव वही शिष्य हैं जिन्होंने चित्रलेखा को और कुमारगिरी को बिल्कुल पास पास आते हुए देख लिया था, और जिस कारण कुमारगिरी थोड़ा सा लज्जित रहते हैं विशाल देव के सामने। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक कुमारगिरी कुछ सोचते रहे। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। इस बार चित्रलेखा हंस पड़ी। मुख से कह देना सरल होता है, करना बड़ा कठिन कार्य है। योगी, तुम्हारे लिए विराग चाहे जितना सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। अकेली विराग के क्षेत्र में भी विचरना मेरे लिए असंभव सा है। भाई मैं अकेले विराग अकेले नहीं कर सकती कि मैं अकेले कर लूँ बस। भाई किसी को साथ देना पड़ेगा। आप देखिए, ये चित्रलेखा का अपना दिमाग है कि उसे विराग में भी अकेलापन नहीं चाहिए। अभी तक अनुराग के क्षेत्र में हूँ, और संसार भले उस क्षेत्र को पवित्र ना माने, पर ईश्वर के आगे और मेरे आगे वह क्षेत्र पवित्र है। उससे बाहर निकलने के अर्थ होते हैं दूषित क्षेत्र में पदार्पण करना, और व्यर्थ पाप करने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूँ। बात बनी और बिगड़ गई। मृत्युंजय ने इसका अनुभव किया। भाई चित्रलेखा ने कहा कि मैं इसके लिए ऐसे व्यर्थ पाप करने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूँ भाई। तो ऐसे में मृत्युंजय को लगा कि यार बात बन गई थी, चित्रलेखा त्याग करने को तैयार हो गई थी, लेकिन लग रहा है बिगड़ गई बात बिगड़ी और बन गई। बीजगुप्त ने इसका अनुभव किया। बीजगुप्त को लगा कि यार बात तो बिगड़ गई थी, लेकिन अब बन गई, क्योंकि चित्रलेखा मेरे साथ स्टैंड कर गई, मेरे साथ खड़ी हो गई। कुमारगिरी चित्रलेखा को जानता था और चित्रलेखा कुमारगिरी को। श्वेतांक और विशाल देव दोनों ही इस बातचीत के गुण महत्व को समझ रहे थे। एक यशोधरा ही ऐसी थी जो कुछ ना अनुभव करती थी, ना कुछ जानती थी और ना कुछ समझती थी। उसने मृत्युंजय से कहा, पिताजी, रात्रि अधिक बीत गई है। अब जब इस तरह की बातें सुनी दोनों तरफ से, तो उसने कहा यशोधरा ने कि रात ज़्यादा हो गई है, चलिए सोते हैं सभी लोग। वृद्ध मृत्युंजय ने अपनी पुत्री की ओर देखा और फिर चित्रलेखा की ओर। दोनों में कितना भेद था। एक देवी थी, दूसरी दानवी। एक शांति थी, दूसरी उन्माद। और बीजगुप्त परिस्थिति चक्र का एक अभागा शिकार, पर साथ ही मनुष्यता से पूर्ण मनुष्य। मृत्युंजय का स्नेह बीजगुप्त से कम नहीं हो रहा है। मृत्युंजय ने चित्रलेखा से कहा, तुम्हारे क्षेत्र को अपवित्र कौन कहता है? जो तुम कर रही हो वह अपनी मना प्रवृत्ति के अनुसार, और यह मैं भी मानता हूँ कि तुम्हारा सारा व्यवहार प्रेम का है। प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। पर देवी, क्या वह मनुष्य जिससे तुम प्रेम करती हो यदि ठीक मार्ग पर ना हो, तो उसको ठीक मार्ग पर लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, और बीजगुप्त के लिए जो त्याग तुम करोगी वह महान होगा।
बात जिस ढंग से कही गई थी उसका चित्रलेखा पर प्रभाव पड़ा। बीजगुप्त बीच में बोल उठा, आर्यश्रेष्ठ, चित्रलेखा से यह कहना व्यर्थ है। बनना और बिगड़ना उसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। चित्रलेखा न मुझे बना सकती है न बिगाड़ सकती है, और मैं उस अपने लिए यह कर सकता हूँ कि मेरा चित्रलेखा का संबंध अमर है। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ, पर चित्रलेखा बैठी ही रही। उसने कहा, आर्यश्रेष्ठ, तुम जो बात कह रहे हो वह ठीक हो या ना हो, पर मुझे यह करना होगा। अब चित्रलेखा दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही है, और यह करना होगा अपने लिए नहीं वरन बीजगुप्त के लिए, इतना विश्वास रखो। चित्रलेखा ने यशोधरा की ओर देखा और, आर्यश्रेष्ठ, तुम्हारी कन्या के लिए बीजगुप्त अच्छा वर है, यह विवाह सबसे सुंदर होगा। इतना कहकर चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, बीजगुप्त, तुम्हें यशोधरा से पत्नी मिलना असंभव है। आज से तुम्हारा और यशोधरा का संबंध पक्का हो गया है। देखो, बीजगुप्त उसके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार चित्रलेखा को, लेकिन चित्रलेखा है कि शादी करवाने पे तुली हुई है। बीजगुप्त उस समय द्वार के पास खड़ा था। चित्रलेखा, तुम्हारा कहना अनुचित है और यह मेरे लिए असंभव है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा आर्यश्रेष्ठ, विदा। इतना कहकर बीजगुप्त मृत्युंजय के भवन से बाहर चला गया। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई, आर्यश्रेष्ठ, आप बीजगुप्त के कथन का बुरा न मानिएगा। आवेश में आकर मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान खो बैठता है। उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी धारणा बना ले तो अनुचित है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि बीजगुप्त का और आपकी कन्या का संबंध बहुत श्रेष्ठ होगा और इस संबंध का होना आवश्यक भी है। ये बातें चित्रलेखा ने यशोधरा के पिता से अर्थात मृत्युंजय से कही। अब श्वेतांग के साथ चित्रलेखा भी बीजगुप्त के पीछे पीछे चल दी। इन लोगों के चले जाने के बाद मृत्युंजय को परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान हुआ। उन्होंने कुछ देर तक मौन रहकर कुमारगिरी से कहा, योगीराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पर इस बातचीत से इस निष्कर्ष पर पहुंच सका हूं कि इस नर्तकी का बीजगुप्त के जीवन पर बड़ा प्रभाव है। यह अनुमान उचित है। ये बात कुमारगिरी ने बोला, मतलब जवाब दिया उनकी बात का, और साथ ही नर्तकी चित्रलेखा का हृदय बहुत स्वच्छ है, ये भी बात कुमारगिरी ने कहा। इस पर कुमारगिरी नहीं, यह अनुमान उचित है और साथ ही नर्तकी चित्रलेखा का हृदय बड़ा स्वच्छ है, ये मृत्युंजय की फाइंडिंग्स थी। ये सब देखने के बाद मृत्युंजय को लगा कि हाँ, यही बात इस तरह से सही है। इस पर कुमारगिरी मौन ही रहे। उनकी आंखें न जाने क्यों आप विशाल देव की ओर उठ गईं। विशाल देव मन ही मन मुस्कुराया कि हाँ, मुझे पता है कि कितनी स्वच्छ मन की है। मृत्युंजय ने फिर कहा, योगीराज, क्या बीजगुप्त पर अधिक दबाव डालना उचित होगा? ये बात मृत्युंजय ने पूछी। तो प्रश्न यह है, चित्रलेखा कह गई है और जो कुछ वह कह गई है उसे पूरा करेगी, इतना विश्वास है। फिर भी अब यह इच्छा होती है कि बीजगुप्त को छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा। चित्रलेखा बीजगुप्त मान लो शादी कर लिया तो भी चित्रलेखा बहुत बड़ा बलिदान कर देगी और अच्छा नहीं लगेगा वो। इस बार कुमारगिरी बोले, चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि चित्रलेखा स्वयं ही बीजगुप्त को छोड़ देने पर प्रस्तुत हो और ऐसी अवस्था में बीजगुप्त का जीवन संभल जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चित्रलेखा से बीजगुप्त का संबंध टूटना ही उचित है। कुमारगिरी उठ खड़े हुए और कहा, मृत्युंजय, यशोधरा के लिए बीजगुप्त से अच्छा वर तुमको न मिल सकेगा, यह समझ रखना। और इसी के साथ ये कथानक यहाँ से समाप्त होता है। कुल मिला के इसका पूरा लब्बो लुआब ये नज़र आ रहा है कि शायद कुमारगिरी भी अब विचलित हो रहे हैं अपने रास्ते से, और वो उनका झुकाव भी चित्रलेखा की तरफ हो रहा है। और उन्हें भी पता है कि चित्रलेखा जब तक बीजगुप्त के साथ है तब तक उनसे कोई उसका संबंध नहीं हो सकता। तो अब विचलन में है। एक तरफ अच्छी, हर एक इंसान के अंदर दो तरह की शक्तियाँ होती हैं। एक अच्छी एडवाइस देती है, एक बुरी। जिस दिन तक अच्छी एडवाइसें ज़्यादा हावी रहती हैं उस दिन बुरा काम नहीं करता, लेकिन जिस दिन बुरी आदतें या एडवाइस हावी हो जाती है उस दिन वो उस काम को अंजाम दे देता है। कुमारगिरी भी अब इसी तरह के द्वंद्व से जूझ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनका झुकाव भी चित्रलेखा की तरफ हो रहा है। तो अब आगे के अध्याय में पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। बहुत बहुत आभार मित्रों सुनने के लिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और अब नींद तो बहुत ज़्यादा लगी है मुझे भी, क्योंकि आज ही वापसी हुई है मेरी पटना से। तो इस वजह से अब आप सबसे विदा। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत आभार।